मार्को रूबियो भारत के अंदर विजिट करते हैं। लेकिन मार्को रूबियो है कौन? जिस तरीके से भारत के अंदर फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से यूएसए के अंदर स्टेट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होते हैं। अब मार्को रूबियो की ये भारत के अंदर पहली विजिट थी। लेकिन पहली बार भारत के अंदर आने के बाद भी वो मोदी जी से नहीं मिलते। वो सीधा कोलकाता में जाते हैं, जहां पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का हेडक्वार्टर है। अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी है क्या चीज? ये एक एनजीओ है और इसके बारे में हम आगे अच्छे से जानेंगे। और उनकी आइटिनरी कुछ ऐसी रहती है कि वो पहले कोलकाता विजिट करते हैं, फिर वो आगरा जाते हैं भरी गर्मी में, और फिर वो जयपुर जाते हैं भरी गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। फिर न्यू दिल्ली के अंदर वो मीटिंग्स करते हैं बाकी मिनिस्टर्स के साथ और इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है शाम को। अगर वो बंगाल गए हैं तो वो बंगाल में ना तो एक्स सीएम से मिले, ना वो न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, शुभेंदु अधिकारी जी से। एक चीज जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो ये है कि इनकी बंगाल विजिट स्पेसिफिकली अपने डोमेस्टिक क्रिश्चियन वोटर बेस को खुश करने के लिए थी। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ना कि हम सिर्फ यूएसए बल्कि यूएसए के बाहर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये जो सपोर्ट है ये एकदम से नहीं आया है। इसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये है कि अपकमिंग मंथ्स में, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं यूएसए के अंदर, तो एक अपनी लोकल पॉलिटिक्स कह सकते हो आप इसको। और दूसरी चीज ये थी कि भारत के अंदर एक एक्ट है जिसे एफसीआरए कहा जाता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स होने हैं 2026 के अंदर, और वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे फॉरेन फंडिंग को भारत के अंदर, वो भी हम आगे देखें। तो ये भी एक यूएसए का कंसर्न हम कह सकते हैं। बांग्लादेश किस तरीके से कनेक्टेड है ये चीज भी हमें समझनी होगी, क्योंकि अभी बंगाल में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी क्लियर मेजोरिटी से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब पिछले कुछ सालों में जो भी केओस हमने देखा है भारत के ईस्टर्न फ्रंट के अंदर, चाहे म्यांमार में देखें, बांग्लादेश में देखें, वेस्ट बंगाल उसी चीज का एक नोड था, जहां पर पहले टीएमसी की गवर्नमेंट थी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है वहां पे वो एक प्रो इंडिया, प्रो हिंदू, नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है। ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वेस्ट बंगाल में, ये कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में रखती है यूएसए को। ये जो एफसीआरए के कंसर्न्स हैं ये इसी टाइम पे आ रहे हैं, और डायरेक्टली पीएम मोदी से ना मिलना, इवन वहां के चीफ मिनिस्टर से भी ना मिलना, इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट के अंदर मोदी जी को कांग्रेचुलेट करा था बंगाल विन के ऊपर। तो ये एक सिग्नल को दिखाता है कि भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चाहे जैसे मर्जी प्ले करे, यूएसए अपना जो होल्ड है बनाए रखने के लिए तैयार है। मार्को रूबियो को ही क्यों भेजा गया यूएसए की तरफ से, इसको समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट होकर आए थे तो एक चीज जो सोची जा रही थी या मानी जा रही थी वो ये थी कि इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो हैंड इन हैंड बहुत अच्छे चलेंगे। लेकिन एक चीज जो हुई वो थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए, पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट बढ़ा दी, है ना, जिस वजह से यूएसए और इंडिया के जो टाइज थे उन्हें बहुत डैमेज देखने को मिला। मार्को रूबियो को यूएस कैबिनेट के अंदर सॉर्ट ऑफ अ रैशनल पर्सन की तरह देखा जाता है। इनसे पहले जेडी वांस थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह सकते हो कि जेडी वांस और इंडिया के बीच में अब उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। इसीलिए पहले सर्जियो गौर को भेजा गया था यूएसए की तरफ से, और उनके आने के बाद ट्रंप और मोदी जी के बीच में एटलीस्ट मतलब वो दोनों टॉकिंग टर्म्स पर आ गए थे कि कॉल पे बात कर पा रहे हैं, नहीं तो बीच में मोदी जी ने फोन उठाना ही बंद कर दिया था ट्रंप का। तो और फिर अब विजिट होती है मार्को रूबियो की। तो मार्को रूबियो ने जहां विजिट करा था वो था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये एक एनजीओ है और मदर टेरेसा भी इसी एनजीओ से जुड़ी हुई थी। अब इसकी थोड़ी सी करतूतें देख लेते हैं भारत के अंदर। मेडिकल नेग्लेक्ट एलिगेशन है इस एनजीओ के ऊपर, कोवर्ट कन्वर्जन एलिगेशन है इसके ऊपर। झारखंड के अंदर 2018 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पर एक नन को जो लिंक्ड थी इसी एनजीओ से, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करती हुई पकड़ी गई थी। मिशनरी ऑफ चैरिटी एक्सेप्टेड 1.25 मिलियन फ्रॉम फ्रॉडस्टर चार्ल्स कीटिंग। और मार्को रूबियो का जो एफसीआरए एंगल है वो इसी चीज को लेकर है कि रूबियो की जो इंडिया विजिट है वो एक वाइडर प्रेशर है अगेंस्ट इंडिया स्ट्रिक्टर एफसीआरए रूल्स। क्योंकि जो अमेंडमेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि किस तरीके से भारत अब जो ग्रिप है इन फॉरेन फंडिंग की इन एनजीओस के ऊपर उसको टाइटन करेगा। 25 दिसंबर 2021 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो एनजीओ है उसका जो लाइसेंस था उसको रिन्यू करने से मना कर दिया था हमारी एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और उन्होंने जो रीजन दिया था वो था कि एडवर्स इनपुट्स हैं। अब एडवर्स इनपुट्स को लोग किस तरीके से समझ सकते हैं उसके लिए कोई कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी थी उन्होंने। लेकिन होता यह है कि गुजरात के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पर एलिगेशन ये लगाए जाते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन करा जा रहा है लड़कियों का। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है इंडिया के ऊपर और 13 दिन के बाद ये जो लाइसेंस है इसको रिस्टोर कर दिया जाता है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि 2021 में वापस से हम लोग 21-22 में ग्राउंड जीरो पर आ चुके थे। और ये चीज शायद आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी कि रशिया यूक्रेन वॉर या रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद से भारत ने जो अपनी इंटरनेशनल पोजीशनिंग है हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर या अपने स्टांस को लेकर वो बहुत ज्यादा असर्टिव कर दी है। पहले क्या रहता था कि जैसे इसी में ही आप लोग देख लो 2022 से पहले हम लोग फॉरेन प्रेशर को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, और 2022 के बाद हमारी जो इंटरनेशनल पोजीशनिंग है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा असर्टिव हो गई है। और वो अब तक 2022 से लेकर 26 तक हम लोगों ने यही चीज देखी है। लेकिन उससे पहले तक जो
कह सकते हो आप कि इंडिया की पोजीशनिंग थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिस वजह से इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद हमने इस एनजीओ का जो एफसीआरए लाइसेंस था उसको रिन्यू करा था। अब लेकिन 2026 के अंदर जो भी एफसीआरए के अंदर अमेंडमेंट्स आएँगे उसके बाद आई डोंट थिंक कि ये चीज़ दोबारा से रिस्टोर हो पाएगी। ये जो एफसीआरए एक्ट है ये काम किस चीज़ पे करता है? बेसिकली फॉरेन फंडिंग के ऊपर। अब फॉरेन फंडिंग और एनजीओज़ किस तरीके से आपस में काम करते हैं, आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने एक सेक्शन रखा था फॉरेन इन्फ्लुएंस के नाम से, जहाँ पर मैंने अच्छे से डिस्कस करा है कि भारत में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉरेन फंडिंग को इकट्ठा करती हैं, इवन दो एफसीआरए होने के बाद भी। भारत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो डायरेक्टली फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती। एफसीआरए एक्ट के अंदर ये चीज़ बैंड है। लेकिन जो रूट है, अगर आप उसको बदल देते हो, तो एक तरीके से आप एफसीआरए को बाईपास कर सकते हो। रूट कैसा होता है? ये अब वही चीज़ है, इसको पहले समझते हैं। फॉरेन एंटिटी जो भी है, वो एक एनजीओ को पैसा देगी। वो एनजीओ हो सकता है, चर्च हो सकता है, चैरिटी हो सकती है। और उससे जो इन्फ्लुएंस्ड बेनिफिशियरीज़ होंगे, वो मोटिवेटेड वोटर्स का काम करेंगे, या फिर जो भी बेनिफिशियरी होगा, मतलब जिसको भी पैसा मिल रहा है, जिसको भी वो फंड्स जा रहे हैं, वो बंदा मोटिवेटेड मोटिवेटेड होगा एक स्पेसिफिक एजेंडा को लेकर के, और वो चीज़ भारत की पॉलिटिक्स और स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। और भारत के अंदर 2 रिलिजन्स हैं जो डोमिनेंटली रिसीव करते हैं फॉरेन फंडिंग को, क्रिश्चियन मिशनरी इकोसिस्टम और वहाबी इस्लामिक एंटिटीज़। अब ये फंड्स किस तरीके से भारत के अंदर यूज़ होते हैं, ये चीज़ को ढूँढना या फिर ट्रैक कर पाना इतना आसान नहीं होता। जो भी एनजीओ फॉरेन फंडेड होता है, वो बेसिकली एक फ्रंट की तरह काम करता है उस फॉरेन एंटिटी का। अब हम लोग इस ग्राफ को समझते हैं, जिसके अंदर हमने एफसीआरए लाइसेंसेस जो कैंसल हुए हैं वो, और जो फॉरेन फंडिंग है वो कितनी मिल रही है स्पेसिफिक स्टेट्स को, वो मेंशन करा है ना? आप ग्राफ में देख सकते हो। केरला के अंदर 3,392 करोड़ रुपए का आपको फॉरेन फंडिंग मिलेगी, जिसके अंदर 450 एफसीआरए लाइसेंस कैंसल करे गए हैं। ईडी की रेड हुई हैं और इस्लामिक फंडिंग के प्रोब्स मिले हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर 2,356 करोड़ रुपए, जिसमें से 384 एफसीआरए कैंसल करे गए हैं। रोहिंग्या एनजीओस टीएमसी नेक्सस। पंजाब के अंदर 420 करोड़, जम्मू कश्मीर के अंदर 280 करोड़ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 310 करोड़, जहां पर 128 एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल करे गए। तो इस ग्राफ से बेसिकली हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि 2016 से 20 के अंदर काफी सारे ऐसे फॉरेन फंडेड एनजीओस थे जिनके लाइसेंसेस को कैंसिल करा गया है, और उसके बाद भी काफी ज्यादा फंडिंग मिली है इन एनजीओस को। और ये जो स्पेसिफिक स्टेट्स या फिर रीजन्स हैं, ये रेगुलर न्यूज़ में रहते हैं फॉर ऑल द केओस एंड रायट्स, है ना? अब आप मणिपुर के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है मेन चैनल पे, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हो। मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जिस तरीके का केओस और वॉयलेंस हमें देखने को मिलता है, केरला के अंदर मास स्केल पर जो कन्वर्जन्स करे जा रहे हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर अब तक जो वॉयलेंस होता हुआ आ रहा था, जो इन्फिल्ट्रेशन होती हुई आ रही थी, और पंजाब के अंदर जो आपका खालिस्तान एंगल है, जे-एंड-के के साथ, उसको तो मेरे को एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है। मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये जितने भी रीजन हैं, यहाँ पर फॉरेन फंडिंग और फॉरेन फंडेड एनजीओज़ की जो प्रेज़ेंस है वो बहुत ज़्यादा थी। और उसी हिसाब से यहाँ पर जितने भी एफसीआरए लाइसेंसेज़ हैं उनको भी कैंसल करा गया है। तो थोड़ा आप लोगों को क्लियर होने लगा होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि एफसीआरए एक्ट है क्या, और ये किस तरीके से इसके अंदर अमेंडमेंट आगे होंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए 2021 में ऑलरेडी 6,000 प्लस एनजीओज़ का जो एफसीआरए लाइसेंस था वो कैंसल कर दिया गया था, जिसके अंदर ये आपका मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो ट्रस्ट है ये भी आता था। ठीक है ना? एनजीओ। अब 2026 के अंदर एक नया बिल इंट्रोड्यूस करा गया मार्च के अंदर, जहाँ पर एक डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी, दी जाएगी, जिसके अंदर जो भी लाइसेंस कैंसल होंगे, उनके जितने भी एसेट्स हैं, वो परमानेंटली सीज़ कर लिए जाएँगे गवर्नमेंट के द्वारा। अगर वो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहे तो सीज़ कर सकती है या नहीं, पर लेकिन एक अथॉरिटी मिल जाएगी गवर्नमेंट को। इसका जो स्कोप था उसको एक्सपेंड करा गया है ना? पहले सिर्फ़ पॉलिटिकल पार्टी या फिर मीडिया तक ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट करी गई थी, लेकिन अब कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन जो फॉरेन फंडेड है, उसके ऊपर भी ये एक्ट लगाकर उसकी जो जितनी भी भारत के अंदर एसेट्स हैं, उनको हम सीज़ कर सकते हैं। अब पहले जो जेल टाइम था वो इसमें 5 साल का था, लेकिन अब उसको 1 साल का कर दिया गया है। और एक चीज़ और है कि एफसीआरए एक्ट के अंडर जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। असली सवाल ये आता है कि किन चीज़ों को ध्यान में रखकर एफसीआरए एक्ट लगाया जा सकता है। और अभी तक जो स्टेटमेंट्स आई हैं एमएचए की तरफ से भी, और बाकी जो भी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, उसमें एडवर्स इनपुट्स कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा, है ना? इसको अभी तक प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करा है कि एडवर्स इनपुट क्या, और लाइसेंस कैंसल होने पर गवर्नमेंट एनजीओ के जितने भी एसेट्स हैं उनको परमानेंटली सीज कर सकती है। फॉरेन फंड्स अगर आपको 3 साल में रिसीव हुए हैं, तो आपको 4 साल के अंदर उनको यूज़ करना है, और ये चीज़ कंपल्सरी रहेगी, है ना? और एडवर्स इनपुट जो मैंने पहले कहा
कि ये जो टर्म्स है ना, ये क्लियर नहीं है और इस चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है, इस चीज़ का भी डर है। आम जनता को बेसिकली मोर क्लैरिटी चाहिए क्योंकि अब आपने इसका स्कोप बढ़ा के एक इंडिविजुअल तक कर दिया है, ताकि पब्लिक गलत तरीके से ना ले। मतलब जो भी एनजीओज़ अभी सही काम कर रहे हैं भारत के अंदर, उनको भी एक रीअश्योरेंस देने की नीड है, ताकि अगर कल को वो लोग प्रोटेस्ट में आते हैं इस एक्ट के अगेंस्ट, तो उनका जो जो प्रोटेस्ट है वो हाईजैक ना कर लें वही फॉरेन एंटिटीज जो फंड करती हैं। अब गवर्नमेंट का जो इंटेंट है इस एक्ट के पीछे वो है कि जो फॉरेन इन्फ्लुएंस और एनजीओ बेस्ड पॉलिटिकल नेटवर्क्स को ब्लॉक करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है। तो अब हमने ये चीज तो समझ ली कि एफसीआरए एक्ट है क्या, इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं और एनजीओज और फॉरेन फंडिंग किस तरीके से भारत के अंदर काम करती है। अब रूबियो की जो विजिट थी और जो उसकी टाइमिंग थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रूबियो विजिट और एफसीआरए चेंजेस का जो टाइमलाइन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये आपको एक स्ट्रेटेजिक मूव लगता है यूएसए की तरफ से। और एफसीआरए 2026 को भारत की तरफ से आप एक काउंटर स्टेप समझ सकते हो फॉरेन फंडिंग के अगेंस्ट, जो फंडिंग भारत के अंदर सॉफ्ट पावर ऑपरेशंस को रन करने में यूज करी जाती थी। और जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो चीज गवर्नमेंट के लोगों को भी पता होगी, है ना। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मार्को रूबियो और डॉक्टर एस जयशंकर की, तो उसके अंदर आप लोगों को जो एक एनर्जी या फिर वाइब फील हुई होगी, अनईजी रही होगी, है ना। क्योंकि जिस असर्टिवनेस की मैंने बात करी थी वीडियो के अंदर पहले, वो हमें फिर से यहाँ पे देखने को मिली, जहाँ पे जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के कंसर्न्स को डायरेक्टली रेज करा था, जहाँ पर हमने डायरेक्टली फिर से ये चीज रिमाइंड करा यूएसए को कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। हम अपने हर उस नेशनल इंटरेस्ट पे काम करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और यूएसए वीजा को लेकर भी जो इश्यूज रहे हैं 2025 से लेकर अब तक, उसको भी इंडिया ने हाईलाइट करा था। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, आप लोगों को याद होगा आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप चाइना को विजिट करते हैं और जो बातें करी जा रही थी कि G2 बन गया है जी, अब तो बस मतलब यूएसए और चाइना ही है ना, बाकी तो अब हो गया भाई काम, कुछ ना कुछ डील लेके आएंगे डोनाल्ड ट्रंप और मतलब बस कैड़ा ही सीन हो जाएगा उसके बाद तो। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई डील साइन नहीं हुई, बिना बात की विजिट थी। और ना तो चाइना ने प्रॉपर ट्रस्ट दिखाया यूएसए पे, ना यूएस के लोगों ने ट्रस्ट दिखाया। भले ही वो कितनी बड़ी बिजनेस डेलीगेशन लेके गए हों, कितने सारे सीईओ को साथ में लेके गए हों डोनाल्ड ट्रंप, बट कुछ भी फ्रूटफुल नहीं निकला उस विजिट के बाद से। ये चीज बार बार हो रही है अब ट्रंप के साथ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक विन नहीं दिखा पा रहे अपनी वोटर बेस को आफ्टर निकोलस मदुरो, बेसिकली, है ना। मतलब निकोलस मदुरो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे उनको किडनैप करा था यूएसए ने जनवरी के अंदर, और फिर मार्च में ईरान इजराइल वॉर स्टार्ट हो जाती है, फरवरी में ही हो जाती है 28 तारीख को। तो चाइना की ट्रिप एक चीज हो सकती थी जिसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। ईरान में इनकी वॉर रुक नहीं रही, ईरान की तो जो टॉप लीडरशिप थी वो तो इन्होंने पहले 2 दिन में खत्म कर दी, तो पता नहीं भाई नेगोशिएट किससे कर रहे हैं। और बीच में आपने इंडिया पे टैरिफ लगा के और पाकिस्तान की साइड लेके जो थोड़े बहुत ट्रस्ट और मतलब एक एक बिलीफ था ना कि भाई इंडिया और यूएसए साथ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं इकोनॉमिकली, वो चीज भी आपने मिट्टी पलीत कर दी। और ये जो विजिट है मार्को रूबियो की भारत के अंदर, ये भारत के लिए सिग्नल कम है और एक डेस्परेशन ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन आप फनी बात ये देखो कि उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में है नहीं। बहुत सारे इनके जो प्रॉमिसिंग नेम्स थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वो सब रिजाइन कर रहे हैं। इलोन मस्क ने डोज छोड़ दिया, विवेक रामास्वामी पीछे हट गए डोज से, जो कैंट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दिया था, जो एंटी टेररिज्म का डिपार्टमेंट संभालते थे। फिर अभी तुलसी गबार्ड ने भी अपना एफबीआई डायरेक्टर का जो पोस्ट थी उससे रिजिग्नेशन दे दिया। तो मतलब भाई इंटरनली ना ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड है। इस सिचुएशन के बाद भी अगर आप लोग भारत जैसी कंट्री को आकर ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हो कि हम कंसर्न है आपकी इंटरनल या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके, तो आप क्या चीज चाह रहे हो हमसे। अब ज्यादा से ज्यादा ये चीज हो सकता है कि भारत एक ट्रेड डील साइन कर सकता है अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ हफ्तों में यूएसए के साथ, मे भी कुछ दिनों के अंदर। और इंडिया अगर ट्रेड डील साइन करता है तो यार ये इनको हमारी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा, बिना उसके बाद थोड़ी बनेगी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज और होती है, यूएस चाहता क्या था इस विजिट से, कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के साथ वो कहीं ना कहीं रिस्टोर हो, हमारा जो लोकल क्रिश्चियन वोटर बेस है, डोमेस्टिक क्रिश्चियन वोटर बेस है, वो थोड़ा खुश हो जाए, है ना। ये चीज दिखा के कि भाई हम देखो हम इंडिया के क्रिश्चियंस को लेके भी कितने ज्यादा कंसर्न है, हम उनके एफसीआरए को लेके कितने ज्यादा कंसर्न है। इन लोगों की आदत नहीं जाएगी भारत को हर चीज पे करेक्ट करने की, ठीक है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना एक चीज होती है, हमारे एक रिपोर्टर है सिद्धांत सिब्बल, वो पता क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं मार्को रूबियो से कि सर आपका क्या कहना है भारतीयों को लेके जो रेसिज्म हमें देखने को मिलता है सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये भाई साहब कहते हैं कि जी यूएसए में भी तो कुछ स्टूपिड लोग होंगे इस तरीके के कमेंट्स करते हैं इंडियंस को लेके, रेसिस्ट कमेंट। और मजे की बात यह है कि हमारी तरफ से कोई भी नाम मेंशन नहीं करा गया था किसी एक इंडिविजुअल का, लेकिन भारत को लेके खराब कमेंट्स सिर्फ वहां के सिटीजन नहीं दे रहे, वहां के जो हमारे प्यारे प्रेसिडेंट हैं डीजेटी वो भी दे रहे हैं। तो अब लोग ये कनेक्ट करके देख रहे हैं कि
मार्को रूबियो ने जो स्टूपिड बोला है, क्या वो डोनाल्ड ट्रम्प को भी बोला है? तो बेसिकली ये आए तो थे यहाँ पे अपने वोटर बेस को खुश करने, लेकिन आपने अपने ही लोगों को स्टूपिड कह दिया। और ये किस तरीके से टर्न आउट करेगा इनके मिड टर्म इलेक्शंस में, ये चीज़ देखने वाली होगी। और इंडिया ने अगेन अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा असर्टिव वे में रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एक्ट है एफसीआरए का, भाई ये तो इम्प्लीमेंट होगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि अपीजमेंट अलग चीज़ है, आप अपनी बात रख रहे हो अलग चीज़ है, आप अपने कम्युनिटी का, अपनी आइडियोलॉजी का, अपने रिलीजन का प्रचार कर रहे हो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप थोपने लगते हो ना उस चीज़ को फोर्सफुली, कन्वर्जन होने लगता है जब मास स्केल पे लोगों का, तो ये चीज़ ना लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, भारत की डेमोग्राफी के लिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो अब नकेल कसी जाएगी, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखने में। आने वाले टाइम में फॉर श्योर इस एक्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे। ये चीज़ें बोली जाएँगी कि जी भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इंडिया तो भाई बैकवर्ड हो गया, या तो यहाँ तो डिक्टेटरशिप आ गई, यहाँ तो बस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो सब 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 खराब हो जाएगा। भाई हेल होल बोल देता है डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया को, हेल होल। अभी अभी ना मिड टर्म इलेक्शंस में देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। और अभी क्योंकि यार ईरान इजराइल वॉर दोबारा से मतलब कंटिन्यू हो गई है, तो वो चीज भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मतलब नेगोशिएशन क्या करते हैं लोग, मेरे को ये समझ नहीं आता भाई। इजराइल कभी पार्टिसिपेट नहीं करता नेगोशिएशंस में, ठीक है, जिस पार्टी का डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में जो पार्टिसिपेंट है उस वॉर के अंदर वो ही नहीं आ रहा, यूएसए क्या क्या कर लेगा। और आप जो भी आप नेगोशिएशन करते हो वो किन लोगों के साथ कर रहे हो यार। आपने जो इनकी मैनेजमेंट थी, अपर मैनेजमेंट, उसको तो उड़ा दिया था वॉर के स्टार्टिंग में। पूरा कंट्रोल ग्राउंड का वो आईआरजीसी के पास है। तो अगर आप नेगोशिएट कर भी रहे हो तो वो इंप्लीमेंट कैसे होगा भाई? तो यार आने वाला टाइम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस इंडिया के रिलेशंस किस तरीके से डेवलप करते हैं, या फिर ईरान इसराइल की जो वॉर है वो दुनिया को किस तरफ लेके जाएगी, ऑयल प्राइसेस का क्या हाल होगा। मेरे मेन चैनल की वीडियोस के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको जाकर देख सकते हो। एंड टिल देन, जय हिंद, जय भारत।